हमारे साथ मौजूद है इस वक्त मुल्क की नामवर शख्सियत, सियासी, समाजी, मिली शख्सियत जनाब अबू आसिम आजमी साहब। अबू आसिम आजमी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अबू आसिम आजमी साहब ने इस लॉकडाउन के दरमियान और कोरोना वायरस की इस वबा के बाद जो नुमाया खिदमत अंजाम दी है, बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया है। हम अबू आसिम आजमी साहब से जानना चाहेंगे कि इस दौरान उन्होंने क्या खिदमत अंजाम दी अपने असेंबली हल्के में या फिर आम इंसानों के लिए। अबू आसिम आजमी साहब, आपका आमना सामना मीडिया के खास प्रोग्राम रूबरू में इस्तकबाल है। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ऐसा है कि हमारा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जी जिसमें हम लोगों को अच्छी तरह मदद कर सकते हैं अगर हम ईमानदारी से काम करें तो। हमारी पहुंच चीफ मिनिस्टर तक होती है, होम मिनिस्टर तक होती है, सरकार तक होती है। जो लोगों की दिक्कतें हैं, हम आम आदमी जो नहीं कर सकता वो पॉलिटिकल आदमी सरकार तक पहुंचा सकता है। ये हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। जी और यकीन जानिए कि अल्लाह की इबादत के बाद अगर सबसे बड़ी कोई इबादत है तो इंसान की खिदमत करना है, मखलूक की खिदमत है। जी और हम इसीलिए राजनीति करते हैं कि किसी परेशान आदमी के आंसू पोंछ दिया जाए। अब मैं गिनवा नहीं सकता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता गिनवाना, लेकिन हमने कोशिश पूरी किया है अपनी हैसियत के मुताबिक कि हम लोगों को मदद कर सके। देखिए, एक इंडिविजुअल आदमी चाहे एमएलए हो या एमपी हो, बगैर सरकार की मदद के काम नहीं कर सकता। कितने आदमी को खाना देगा वो? जी मेरे इलाके में सिर्फ मैं अपने जहां से मैं एमएलए हूँ, जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है, वहां 14 लाख लोगों की आबादी है जी और तकरीबन 1 लाख से शायद कुछ कम ही राशन कार्ड होगा। जी 50,000 करीब राशन कार्ड ऐसा होगा जिस पे लोगों को राशन मिलता है। 50,000 राशन कार्ड ऐसा है जिस पर राशन नहीं मिलता, लेकिन अभी उस पर भी राशन गवर्नमेंट ने देने की अनाउंस किया है। जी तो अगर आप कहेंगे तो 5 लाख आदमी को राशन अगर मिला, आज राशन भी क्या मिलता है? राशन मिलता है उनको चावल और गेहूं। गेहूं को भी 5 रुपया 6 रुपया किलो देना पड़ता है उनको चक्की में आटा बनाने के लिए। जी उसके अलावा बहुत कुछ रहता है। तो मेरा हम लोग जो हैं कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह से लोगों को मदद मिल जाए। लोग गांव जाना चाहते हैं, उनको मदद करके हम लोग फॉर्म भरवा दें उनका। लोगों का चेकअप, जो मेडिकली चेकअप है वो करवा दें हम लोग उसका। जो इलाके में डॉक्टर्स हैं वो लोगों से ज्यादा फीस ना लें, उनको मदद हो जाए। लोग क्वारंटाइन जो हो रहा है सेंटर वो सही तरीके से चले, लोग अच्छी तरह से घरों में रहें और लोग जो है उसके लिए लॉकडाउन का पूरा इस्तेमाल करें। लॉकडाउन में पूरी तरह से उसको कानून को मानते हुए घरों में रहें। इन चीजों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं करने के लिए। जी नहीं, आपकी कोशिश अपनी जगह पे, लेकिन हम ये देखते हैं कि सरकार, हम ये समझते हैं कि मरकजी सरकार, जो मोदी सरकार जो है, कल मोदी साहब ने जो है चौथा अपना भाषण दिया लॉकडाउन से पहले, जो चौथा लॉकडाउन शुरू हो गया, और उन्होंने कहा कि नए रंग रूप का होगा। लेकिन हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन 2 महीनों के अंदर लॉकडाउन के दरमियान सरकार को जो अमल करना चाहिए था, जिन पर ध्यान देना चाहिए था, उस पर ध्यान न देते हुए सिर्फ भाषणबाजी की गई। आज भी हमारे मुल्क में वो हॉस्पिटल नहीं है, वो सुविधाएं नहीं है, ना इतने डॉक्टर हैं, ना नर्सों की कमी है। बहुत सारे पेशेंट जब पहुंच रहे हैं हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव की कहिए या किसी और बीमारी के तहत, जगह नहीं हॉस्पिटल में, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती थी ना। सरकार तो बात करती है इटली की, अमेरिका की और जर्मनी और चाइना की, लेकिन चाइना ने जिस तरह से वहां पर रातों रात बड़े बड़े हॉस्पिटल खड़े कर दिए, हजारों बिस्तर के हॉस्पिटल वहां पर तैयार हो गए, और उन्होंने कोरोना वायरस को जिस तरह से मुकाबला किया, वो यहाँ हिंदुस्तान में नजर नहीं आ रहा है। इसकी वजह क्या है? देखिए, ऐसा है ना, जो सच्चाई है वो बोलना चाहिए। जी हमारे पास जितनी चादर होती है हम पैर फैला सकते हैं। जी मैं ये बात में इतने कोई शक नहीं कि चाइना या यूएसए, अमेरिका या यूके या दूसरे ममालिक जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जी जो बहुत तरक्की याफ्ता हैं, जी जो उनके पास सुविधाएं हैं, अस्पताल जिस तर्ज का है, जिस स्टैंडर्ड का है, हम उनसे बहुत पीछे हैं। जी लेकिन मोदी जी की खामी ये मैं कहता हूं कि वो दिखाते हैं कि सारी दुनिया में सबसे अच्छा काम यही कर रहे हैं। जी तो ये गलती है। जबरदस्ती अपने मुंह मियां बिट्ठू बनना
जी अरे ये कहिए ना कि मेरे पास सुविधाएं नहीं है, अस्पतालों में लोगों को एक एक अस्पताल, एक एक बेड पे दो दो लोग सो रहे हैं। हम जो है बहुत पिछड़े हुए मुल्क हैं। हम हमारे मुल्क में 1500 16 16 17 1700 किलोमीटर बच्चे जा रहे हैं जिनके पैर बिल्कुल लहूलुहान हो गए हैं, लेकिन फिर भी पैर रखते हुए बेचारे पैदल जा रहे हैं। मोदी जी बोलिए इस बात को आप कि हमारे यहाँ निजाम सही नहीं है। हमारे यहाँ तो ऐसा है ना कि बड़े लोगों के लिए सरकार के पास बहुत सारी नीतियां हैं। ऐसा हो गया कि आप जो है पैसा घर में मत रखिए, बैंक में रखिए, कैश लेन देन बंद कर दीजिए, और बैंक में लेके भाग जाएगा तो पैसा आपको नहीं मिलेगा। आप जी बैंक में जमा कर देंगे तो आप अपना ही पैसा नहीं निकाल सकते हैं। जी आपको 15-15 लाख रुपया अकाउंट में आना था, अकाउंट में आने के बाद तो जाने दीजिए 1 रुपया आया नहीं, और जो डाल दिया वो निकाल भी नहीं सकते। ऐसा भी कई वक्त आया है। तो जी देखिए, मोदी जो है ना जबरदस्ती अपनी लाल करते हैं। जी सच्चाई तो ये है कि आज लोग बहुत परेशान हैं। लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, कारोबार नहीं है। मुंबई शहर जहां हम लोग रहते हैं, लाखों लाख लोग उस मुल्क के कोने कोने से आकर सड़क पर बेचारे सब्जी बेच करके, फल फ्रूट बेच करके, सरों पर खाना पीना, चाय जैसी चीजें, वड़ा पाव लेकर के बेच करके 30 तारीख तक एक एक रुपया जमा करके अपने बूढ़ी माँ के इलाज के लिए, अपनी बेटी की शादी के लिए अपने गांव भेजते। जी 2 महीने से काम बंद हो गया, एक पैसा नहीं मिल रहा उनको, बिल्कुल और उनको कहा जा रहा है घर में रहो। जी घर वो पैदल जाना चाहते हैं, पुलिस डंडा मार रही है। जी तो इन चीजों पे थोड़ा सरकारों का ध्यान होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि सरकार, हमारे यहाँ उद्धव ठाकरे जी जितनी वो अपना स्टेट गवर्नमेंट की वो है, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद नहीं आएगी कुछ नहीं कर सकते। 20 लाख करोड़ अब कितना किसको मिलेगा? भाई मैंने कहा सबसे पहले ये श्योर कर लो कि एक आदमी भूखा न रहने पाए। जी एक आदमी भी ऐसा ना हो कि जो कोरोना का पेशेंट हो या आम पेशेंट हो, वो अस्पताल में जाकर इलाज करवा सके। ये कर दो 2 चीज। जी तीसरी चीज, किसी की भूख से मौत ना हो, जी और जो लोग अपने गांव जाना चाहते हैं उनको जाने का बंदोबस्त हो जाए। जी और बाकी बाद में आप इकोनॉमी देखिए, बाद में आप जो है 20 लाख करोड़ में क्या करना है क्या नहीं करना है आप लोग कीजिए उसमें, लेकिन 2-3 चीजें कर देंगे ना तो मुझे लगता है कि आज गरीब कम से कम अपनी जिंदगी जी पाएगा। मुल्क ये में हालत है। मुल्क में इस वबा से खात्मे को लेकर सरकार की कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही है। इस बीच में जो 2 महीने का लॉकडाउन हुआ, इसमें तैयारी होनी चाहिए थी कि हमारे हॉस्पिटल खड़े होते, बहुत सारी सुविधाएं होती। बम्बई जैसे शहर में हमने देखा कि सारे हॉस्पिटल में वो मुर्दे भी साथ में है और जिंदा भी साथ में है, जो कोरोना वायरस वो के मेरा ही वर्कर है, मेरा ही समाजवादी पार्टी का वर्कर है, जी जो जिसकी ड्यूटी सिर्फ ये है कि मुंबई में जो लोग भी इलाज के लिए आते हैं हमारी कंस्टिट्यूंसी से, भिवंडी से, जी मदनपुरा से या जी और कहीं से भी जो कांटेक्ट करते हैं, उनको सरकारी अस्पतालों में जाकर सही तरीके से दाखिल कराना उस लड़के का काम है। उसका जी नाम है शोएब। शोएब, अच्छा शोएब भी गया था साइन जी अस्पताल में, उसने देखा जी कि एक औरत वहां पे उसको ऑक्सीजन दिया जा रहा है, बगल में लाश पड़ी हुई है ओपन। कई ऐसे किस्से हैं। इसमें पैसा नहीं लगता, इसमें तो सिर्फ मैनेजमेंट चाहिए ना, मैनेजमेंट नहीं है। साफ जी सफाई, मैनेजमेंट। जी ये इन चीजों पे भी लापरवाही हो रही है। जी देखिए, एक तरफ शराब की दुकान खोल दी गई, जी 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 बहुत भीड़ लगी है, पुलिस डंडा नहीं मार रही, लाइन लगवा रही है। जी दूसरे लोग शहरी में बाहर निकल रहे हैं खाने के लिए, इफ्तार में निकल रहे हैं तो पुलिस ऐसा मार रही है कि हाथ पैर टूट जा रहा है। जी एक तरफ पुलिस को सैल्यूट भी कर रहा हूं, जी दूसरी तरफ ये मेरी प्रॉब्लम भी आ रही है, तो करूं तो क्या करूं? जी मैनेजमेंट सही नहीं है। नहीं तो मैनेजमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए। ये अच्छे बुरे लोग सभी जगह हैं। हम ये जुल्म और ज्यादती ज्यादातर यूपी में देख रहे हैं कि जहां पर यूपी में हमने देखा कि जो कोरोना वायरस के पेशेंट नहीं है, तो मुस्लिम इलाकों में खास तौर से सहारनपुर है और बहुत सारी जगह की रिपोर्टें आई कि वहां घर में घुस घुस के लोगों को निकाला गया, उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए जो कोरोना वायरस के पेशेंट नहीं है, पॉजिटिव नहीं थे, उनको क्वारंटाइन में रखने के बाद में फिर घर भेज दिया गया। पुलिस मोहल्लों में घुस रही है, मार रही है। जैसे कि आपने बात कही कि शराब की दुकानें खुल गई, लंबी लंबी कतारें हो गई, वहां पर पुलिस का डंडा नहीं चला, लेकिन तरावी पढ़ के या नमाज पढ़ के निकलने वालों पे पुलिस के डंडे बरसाए गए, पुलिस के डंडे पड़े। नहीं देखिए, ये डंडे जो है ना, जी ये ऐसा लगता है कि दुश्मनी मारा जा रहा है। डंडे डराने के लिए मारना है। जी लोग नहीं मान रहे हैं तो उनको समझाने के लिए, डराने के लिए एक डंडे आपने मार दिया। जी लेकिन ये पुलिस को पावर किसने दिया इतना?
जी ये तो अंग्रेजों के जमाने में जो 1857 की गदर हुई जी थी, हम्म, तो जब पूरा नौजवान जी सड़क पे उतर गया था सरकार के खिलाफ, जी तो 1860 में एक कानून बना पुलिस लॉ, जी और उस पुलिस लॉ में जो अंग्रेजों की पुलिस को डंडा दे दिया गया, जी जनता भारतवर्ष की हम्म, और पुलिस अंग्रेजों की जी जितना चाहे मारे, जी लेकिन जनता उसका जवाब नहीं दे सकती। जी शर्म आना चाहिए मेरे मुल्क को। अंग्रेज चला गया 1947 में, जी अब अंग्रेज की पुलिस नहीं, पुलिस मेरी है, जी जनता का राज चलता है। हम चुनी हुई सरकार है यहाँ पर, जी और हमारी इज्जत नहीं, पुलिस किसी को डंडा मार देगी? पुलिस को डंडा मारने का हक बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, जी चाहे कितनी भी गुंडागर्दी हो। जी उसका डंडा मार के नहीं, बल्कि और किसी तरीके से, जिस तरीके से सजा देनी हो दीजिए, लेकिन खुलेआम आदमी को उठा के पटक करके उसके पीठ पे दो आदमी सवार होकर के डंडा मारेंगे, मुझे लगता है कि ये किसी डेमोक्रेसी में अलाउ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये एक जंगली कानून है, ये कानून बिल्कुल बंद होना चाहिए। मैं मानता हूं पब्लिक की गलती है, मैं मानता हूं पब्लिक ओबे नहीं कर रही है ऑर्डर को, सब कुछ ठीक है, उनकी वजह से कोरोना बढ़ रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बाद भी एक मामूली पुलिस वाला डंडा उठाकर किसी को मारे, और जितना मारे कि हाथ पैर टूट जाए, ये बिल्कुल कबूल नहीं होना चाहिए। इस पे तो कुछ ना कुछ ऑर्डर आना चाहिए सरकारों का कि ये मारना बंद होना चाहिए। तो इस जुल्म के खिलाफ हम ये समझते हैं कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में या और जगहों पे समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी ताकत है। आपके जो सरबराह हैं अखिलेश यादव जी, उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ी टीम है, तो इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहे वो लोग? उठाना चाहिए, बिल्कुल उठाना चाहिए। मैं तो अभी डिस्कस कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल करना बहुत जरूरी है जी कि अगर एक आदमी छोटी सी गुनाह करता है, छोटा गुनाह करता है, तो जी पुलिस वाले उसके ऊपर एफआईआर लेते हैं। जी अगर पुलिस गुनाह करती है हम्म, तो उनके ऊपर एफआईआर करने के लिए वो कानून क्यों नहीं? क्यों नहीं है? इस तरह डंडा तो नहीं मार सकते ना भाई। जी हम मानते हैं पुलिस बेचारी बहुत मेहनत करती है, कितनी पुलिस बेचारी इसमें मर गई, हम उसको सलूट करते हैं, उनकी उनकी जो बहादुरी है, उनकी जो मेहनत है, हम सब मानते हैं, लेकिन लेकिन चंद उसका लोग इस मतलब ये तरह नहीं से जो होता। है, चंद पुलिस वाले जो जाफरानी जहनीत के हैं, वो पूरी पुलिस फोर्स को बदनाम कर रहे हैं। नहीं नहीं, कोई भी जहनीत के लोग जाफरानी है, जाफरानी लोगों को कोई कोई क्या ऊपर से कोई हुक्म आया क्या ये सब करने का? जी सब देखिए, जनता को पुलिस की इज्जत करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, पुलिस बहुत मेहनत करती है, उनको सलूट करना चाहिए, सब बात है, लेकिन पुलिस का मतलब नहीं कि पुलिस किसको डंडे लेकर मारना शुरू कर दे, जो चाहे कर ले इस तरह से। भाई कोई आदमी किसी को मारता है, एक आम आदमी झगड़ा हो जब मारता है, तो आदमी उसको मारता है और मर्डर हो जाता है, लफड़ा हो जाता है, दुनिया में कितने बड़े बड़े किस्से हो जाते हैं, लेकिन पुलिस तो ऐसा बात है जिससे लगता है कि इसको पुलिस छूट मिली हुई है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। हम थोड़ा और पहले जाते हैं। जिस तरह से मरकज का मामला आया, वहां पर मरकज के लोगों को, तबलीगी जमात के लोगों को निशाना बनाया गया। उसके बाद शराब को आम कर दिया गया। उसके बाद लोग, जो मजदूर तबका जो है परेशान है, वो पूरा भीड़ की भीड़ चला जा रहा है, नाकों पर, रोड पर चला जा रहा है। तो मीडिया का यहाँ पर एक रोल जो है नजर आया हमें सामने, कि मीडिया ने इसको तबलीगी जमात बम के नाम से दे दिया। ये अब मीडिया को ये नजर नहीं आ रहा है कि शराब की दुकानों पे लाइन लग गई, बेतहाशा लाइन लग गई, ना उस पर कोई एक्शन लिया गया। अभी कल की बात है, इनका कोई एक बाबा है, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसका देहांत हो गया, जिसमें हजारों की भीड़ है, वहां पर हजारों की भीड़ है उस बाबा की आखिरी रसूमात पर। यहाँ पर मीडिया को नजर नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, मीडिया की मीडिया तालुकात जो है क्या ना कहने चाहिए? चापलूस हो गई, मीडिया चापलूस हो गई है। ये बीजेपी और आरएसएस के तलवे चाट रही है, और कुछ कमीने किस्म के इंसान है, मुझे बोलने दीजिए, मेरा हुआ है, ये पढ़े लिखे लोग जो मीडिया में बैठे हैं, एंकर लोग, जी इतनी जलालत कर रहे हैं, इतनी थर्ड क्लास बातें कर रहे हैं, जिसे कोई गली के नाके का लुक्खा और लफंगा बात करता है। जी मुझे नहीं लगता कि ये शोभा देता है इनको। जी इनका काम है सच्चाई को पेश करना। मैं पूछूं कि मीडिया ये क्यों नहीं कहती कि 23 तारीख तक पार्लियामेंट चल रहा था, जिसमें तकरीबन 800 एमपीज जी 23 मार्च की शाम तक पार्लियामेंट में थे। जी 24 तारीख को पार्लियामेंट का पूरा स्टाफ आया, जी तो क्या उससे कोरोना नहीं बढ़ा? जी मैं उसे पूछूं मीडिया वालों से, तुमने क्यों नहीं इसको बार बार दिखाया? ये जी देखो पार्लियामेंट कोरोना बढ़ा रहा है, ये देखो, ये तुमने नहीं दिखाया। उसके बाद जो है बद्रीनाथ में तकरीबन 1800 लोग थे एक जगह पर, जी तो उनको बस में पहुंचा दिया गया। मैं बहुत अच्छा सरकार ने काम किया, जी लेकिन अगरचे 1500 लोग दिल्ली के उस जमात के हॉल में थे, निजामुद्दीन में,
जिसमें 10,000 लोगों की कैपेसिटी है, और जिस दिन से लॉकडाउन अनाउंस हुआ, उनके मुखिया ने पुलिस को लेटर दिया, जी बस गाड़ियों के नंबर तक दिए कि साहब ये गाड़ियों का हमें आपसे गाड़ियां भी नहीं चाहिए, जी ये हमारा लेटर है, हमारे पास इतने लोग हैं, इनको आप जाने का परमिशन दे दिए ताकि हम उनको निकाल दें। जी वहां पर एसडीएम आए, वहां पर डीएम आए, वहां पर डब्ल्यूएचओ का के लोग आए, वहां पर जो हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी के चीफ हैं वो आए, सबने देखा, जी किसी ने निकलने का परमिशन नहीं दिया, क्योंकि ये मुसलमान थे, इनको जी एक इशू बनाना था। जी मैं बताऊं, अगर ये मुसलमान ये एक कमरे में बंद थे और इससे देश को खतरा था, तो देश के जो सिक्योरिटी के चीफ हैं, दोनों तरफ से ताला बंद कर देते, बोले तुम लोग यहाँ रहो, तुम बाहर निकल नहीं सकते। मैं अपने घर में हूं, मेरे घर में 10 का अगर परिवार है, तो क्या मैं उनसे घर में सोशल डिस्टेंसिंग कर रहा हूं क्या? अरे मैं घर में एक साथ में हूं, सबके साथ में खाना खाना पीना उठना बैठना सब साथ में रहते हैं। एक बंद कमरे में घर में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करता, बाहर आदमी करता है कि घर के आदमी में कोई कोरोना हो तो उसको निकाल देंगे घर से बाहर, लेकिन घर में तो कोरोना वाले को रखेंगे नहीं, तो सोशल डिस्टेंसिंग कहां होगी? लेकिन ये जानबूझ करके जनता के बीच में एक ऐसा भ्रम पैदा किया गया कि 2014 से ये निकम्मी सरकार, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान और न जाने कैसी कैसी फालतू और फजूल बातें करके हमारे देश में जो हिंदू मुसलमानों की भाईचारगी थी, जो हजारों साल की गंगा जमनी तहजीब थी, एक हिंदू और मुसलमान जो भाई भाई की तरह से रहते थे, इस सरकार ने उसे बर्बाद करने का काम किया। और आज ये हो गया उससे कि आज पढ़े लिखे लोग जब कोई सब्जी बेचने आता है तो तेरा नाम क्या है, बेचारा गरीब डर जाता है, कहता है मेरा नाम मुसलमान नहीं बताता है, तो उसका कार्ड मांगते हैं और उससे नाम पूछते हैं और अपना नाम मुसलमान बताता है, तो लाठी लाठी उसको मारते हैं, बोले साली इधर नजर मत आना। क्या इंसानियत है ये? आप जानते हैं, मैं कह देना चाहता हूं कि जुल्म और नाइंसाफी की कोख से पैदा होता है आतंकवाद। जी बिल्कुल। और आतंकवाद, जब तक जुल्म और नाइंसाफी खत्म नहीं होगी, आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता। ये आतंक क्या है? ये आतंक फैला रहे हैं लोग, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग। क्या है ये? मोदी जी कहते हैं कि कोरोना धर्म के नाम पर नहीं होता। अरे ये कहिए कि जो भी मीडिया ऐसा काम करेगी जिसमें हिंदू मुस्लिम को अलग करेगी, मैं उन मीडिया को बंद कर दूंगा, उनके एंकर्स को जेल भेज दूंगा, तब मैं समझूंगी यह सच्चाई है यार। अरे शर्म आना चाहिए। आज अरब कंट्रीज से भी हमारे मुल्क को लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मेरे मुल्क के कई करोड़ लोग अरब कंट्रीज में हैं, लेकिन किसी मुसलमान की मजाल नहीं है उन कंट्रीज में कि वहां रहने वाले किसी हिंदू भाई के साथ में बदतमीजी से बात कर दे। लेकिन आज ये वहां भी रह करके वहां भी इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं, और मुसलमानों के यहाँ जहां नौकरी करते हैं वहां पर रह के मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं। मोदी जी को कम से कम इन चीजों को खत्म करना चाहिए। देखिए आज ये प्राइम मिनिस्टर है, कल नहीं रहेंगे, लेकिन कम से कम ऐसा काम करके जाओ कि आने वाली नस्लें याद करें। जी, हम ये देखते हैं कि इसका असर ये है कि अगर कोई आवाज उठा रहा है, जैसे कि जफर इस्लाम साहब ने दिल्ली में आवाज उठाई, मजलिस मुशावरत के और मार्डी कमीशन के भी चेयरमैन भी है शायद वो, उन्होंने आवाज उठाई वहां जिस तरह से गैर मुमालिक में ने जो एक्शन लिया है और कुछ लोगों को उनके रोजगार से बरतरफ किया, जफर इस्लाम साहब ने उनपे एफआईआर दर्ज कर दिया गया, उनको कानूनी शिकंजे में घसीटने की कोशिश की गई। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत है ये। अरे खुलेआम ये लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं। कुछ लोग जो है जी, जो सांप्रदायिक जहनियत के लोग हैं, कम्युनल लोग हैं, वो ऐसी खुली खुली बातें करते हैं। कह रहा है आदमी, देखो भाई तुम लोग किसी मुसलमान से एक सामान खरीदना मत। मुसलमान जो है कोरोना फैलाता है, मुसलमान इस देश के अंदर आतंकवाद बढ़ाता है, ये पाकिस्तान का सपोर्टर है, भारत वर्ग का सपोर्टर है, ऐसी ऐसी गलत बातें करते हैं और वो घूम रहे हैं। ऐसे ऐसे जहर बोलते हैं कि जिनको तो उसी दिन जेल में डाल देना चाहिए, लेकिन उस पे जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल कानून। जी, यही लोग जो है अब ईद से पहले ये जानते हैं कि ईद आने वाली है और एक करोड़ों रुपए का कारोबार जो है ईद के मौके पर होता है, लॉकडाउन है, और जो ये व्यापारी हैं बड़े गुजराती मारवाड़ी बनिया किस्म के लोग जिन्होंने स्टॉक भर के रखा है, अब वो चाहते हैं कि इस तरह लॉकडाउन खुल जाए और मुसलमान जो है खरीदारी करने के लिए आए। ये इन खरीदारों के तलबगार भी नजर आते हैं। इस पे क्या आप क्या कहना चाहिए? नहीं, मैंने तो गुजारिश किया है कि हम लोग, जब हमारी मस्जिदें बंद हैं, हम मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं,
जी, हम एक दूसरे से गले नहीं मिल पा रहे हैं, हम ईद की खुशी नहीं मना पाएंगे। जी, तो हम लोग जो है, मैंने हाथ जोड़कर गुजारिश किया है तमाम मुस्लिम कौम से जी, कि हम सादगी से ईद मनाएं और कोई नए कपड़े ना बनाएं। जी, हम सहरी और इफ्तार में भी वही उतनी चीजें खाएं जितना जीने के लिए जरूरी है। जरूरी है। और हमारे पास जो कुछ है दूसरा, तो हम जी, अपने मुल्क के, चाहे वो किसी जात धर्म के हों, उनको मदद करें, उसकी जान को बचाएं, क्योंकि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, उसको पैदा करने वाला एक ही है, चाहे उसको अल्लाह कहे चाहे भगवान कहे। अगर सही, अल्लाह और भगवान को हिंदू और मुसलमान पैदा करना होता तो खून का रंग बदल सकता था। वो जिसने दिन और रात बनाए, चांद और सूरज बनाए, उसके लिए क्या मुश्किल था ये। लेकिन जी, उसने इंसान बनाया, दुनिया में लोगों ने उसको हिंदू और मुसलमान बनाया। तो जी, मैं पूरी कौम से गुजारिश करना चाहता हूं, मैं अदना खादिम कौम का, जी, कि बिल्कुल ये ईद बिल्कुल सादगी से मने, जी, इसमें कहीं से भी कोई ऐसी शोबाजी ना हो, जी, किसी को नए कपड़े ना बनाए जाएं, जी, और जो कपड़े पे खर्च करना था, जो जी, ईद में पैसे खर्च करके खुशी मनानी थी, अल्लाह के वास्ते वो पैसे गरीब और मिस्कीन को दे दीजिए, ताकि उसका भी पेट पल जाए, उसकी भी रोजी रोटी चल जाए। यही जी। मेरी कौम से हाथ जोड़ के गुजारिश है, और मुझे उम्मीद है कि मेरी कौम जरूर इस पे अमल करेगी। और साथ ही साथ जो जरूरतमंद है, इसके अलावा जो मसाजिद में हमारे हिफाज कुरान और इमाम वगैरह जो वहाँ कुरान शरीफ की तिलावत करते थे, तरावी पढ़ाते थे, आज उनके घर चलाने के भी बड़े मसाइल पैदा हो गए कि उनको जो वहाँ से रोजगार मिल रहा था या मस्जिदों से जो उनको वजीफा मिलता था, वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो कम से कम उन पैसों को उन तक भेजा जा सकता है। देखिए देखिए मैंने इसके लिए वीडियो भी निकाला है, पहले मैंने जी, कहा भी यही बात जी, कि जी, जरूर मस्जिदों के इमाम है, मुअज्जिन है। देखिए हालत तो सबकी खराब है। जी, आप मुझे बताइए ना, कि जो सड़क पर चाय बेचता था, चाय बिक रही है क्या उसकी? नहीं, उसकी आमदनी खत्म हो गई। जो जी, सड़क पर सब्जी बेच के अपनी रोजी रोटी कमाता था, क्या बेच पा रहा है 2 महीने से? नहीं जी, बेच पा रहा बेचारा वो। जी, जो नौकरी कर रहे थे, कितनी कंपनियों ने नौकरी से निकाल दिया। जी, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी लोगों का, उलमाए कराम, मुअज्जिन, इमाम, देखिए एक आदमी सबको दे नहीं सकता है। जी, लेकिन अगर मेरे मोहल्ले में एक मस्जिद है जी, और वहां रहने वाले कम से कम 500 घर है, 300 घर है, फैमिली है, जी, तो वो लोग अपने पास से कुछ जमा करके उसको दे दें। और अपने बगल में कोई आदमी रहता है, जो भी कर सकते हैं। जी, देखिए मैंने पहले भी कहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने के लिए एक नमरूद ने आग जलाई थी, जो जी, जो जो आग आसमान को छूती थी। जी, एक चिड़िया अपनी चोंच में एक बूंद पानी लाकर उस आग पे डालती थी। एक जी, चिड़िया ने पूछा, एक बूंद पानी डालने से क्या फायदा, जो आग आसमान को छू रही है? उसने कहा, अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दिया है कि मैं एक बूंद पानी डाल सकती हूँ, और जब अल्लाह के यहाँ हिसाब होगा आग जलाने वाले, आग बुझाने वालों का, मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। भले मेरे एक बूंद से आग न बुझे, लेकिन मेरी कोशिश तो है। जी, इसलिए मैं 3 रोटी मुझे अल्लाह ने दिया है, तो मैं एक रोटी, आधी रोटी अपने उस पड़ोसियों को खिलाऊंगा जिसके पास खाना नहीं है। मैं जी, मानता हूं कि पूरे हिंदुस्तान को, पूरे देश को आप नहीं खाना खिला सकते, जी। लेकिन एक आदमी को खिलाओगे ना, मैं समझता हूं पूरे देश को खिलाने के बराबर है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी ने, जैसे कि मीडिया पर, हम दोबारा उसी सवाल पर आता हूं मैं, कि एबीपी न्यूज के एक एंकर ने और पत्रकार ने वहां पर बकवास किया बांद्रा के मामले को लेकर, उस पर एफआईआर दर्ज हुआ। आज आज इस मीडिया के इन पत्रकारों की जबानें बदल गई है और ये राह रास्त पे, यानी कि बता रहे हैं कि हम राह रास्त पे आ गए हैं। तो क्या इस तरह से मीडिया जो आवाज उठा रहा है, तो सबकी जिम्मेदारी नहीं है कि इन पर केस दर्ज किए जाए, इन पर एफआईआर दर्ज हो, इनकी जबान बंद हो और सरकार और सख्त हो? आपने कहा भी वैसे कि मोदी सरकार को चाहिए कि ऐसे पत्रकारों को उठा के जेल में डालेंगे। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है ना कि मोदी सरकार ही तो इनसे बुलवा रही है। जी। अगर नहीं बुलवाती हम्म। तो मोदी सरकार इस पे एक्शन ले लेती, कि मोदी जी बहुत चालाक और बहुत होशियार आदमी है। जी, इनका प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त है। जी, भाषण जी, कितने कितने घंटे करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, सोते होते नहीं है। बिल्कुल। और छोटा सा वाक्य होता है उस पर ट्वीट कर देते हैं। जी, तो ऐसी कोई चीज नहीं जो मोदी जी को मालूम नहीं। जी, लेकिन ये मोदी जी की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि इस देश में मुसलमान 15% अगर है, तो हम्म, 85% हिंदुओं का वोट लेना है। तो हम्म, मुसलमानों से डराने का एक बहुत बड़ा इनके पास इशू है, जी, कि मुसलमान का नाम लो और राजकाज करते रहो। चाहे देश में भुखमरी हो जाए, चाहे लोग पैदल 1600 किलोमीटर जाएं, चाहे एक महिला 1600 किलोमीटर जाए और उसका बच्चा रास्ते में पैदा हो जाए और 150 किलोमीटर फिर पैदल जाए, बच्चे पैदा करने वाली महिला, जी। उसकी बात नहीं होती है। तो ये मोदी जी की तरफ से है। मैं तो उद्धव जी को का धन्यवाद करना चाहता हूँ,
और मैं बहुत महाराष्ट्र की जनता को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि चलो इसी बहाने से कम बीजेपी और शिवसेना का साथ छूटा और 30 साल से जिस शिवसेना को बीजेपी ने बहका करके अपने साथ रखा था, आज चलो उस उद्धव जी उनको छोड़कर आए और आज आ करके इस महाराष्ट्र में कम से कम एक सेकुलरिज्म की लहर चला रहे हैं। तो मैं उनको बधाई देता हूं और उनसे फिर गुजारिश करता हूं कि उद्धव जी, जनता बहुत आपका आभार प्रकट करती है, आप जनता का विश्वास मत टूटने दीजिएगा, चाहे सरकार चले या न चले, लेकिन इंसानियत सबसे बड़ी दुनिया में चीज होती है। आप बिल्कुल इसी रास्ते पर चलिए और जहां कोई आदमी इंसान को इंसान से लड़ाने की कोशिश करे, जहां कोई जबरदस्त गलत तरीके से न्यूज चलाए, उसके ऊपर ऐसा कानून बना दीजिए कि कम से कम 1 आध साल जेल में रहे और उसकी हैसियत उसको मालूम पड़ जाए कि इस तरह का काम करने से जेल की सलाखों के पीछे महाराष्ट्र का मेरा मुख्यमंत्री डाल देगा बेटा, नानी याद आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अबू आसिम आजमी साहब, आमना सामना मीडिया से बात करने के लिए खास प्रोग्राम से, और आपने लोगों को मुखातिब किया। यकीनन हमें जो है ये कहने में हर्ज नहीं है कि आपकी शख्सियत, आपकी क़यादत जो है वो मुसलमानों के लिए, खास तौर से इस मुल्क के मुसलमानों के लिए बहुत ही फाल साबित हो रही है और होगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया भाई, अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।